सितंबर आ गया है और कई बागवानों के लिए यह फसल काटने और आराम करने का समय होता है। लेकिन लहसुन के लिए ऐसा नहीं है। दरअसल अभी पतझड़ की शुरुआत में ही इस बेहद जरूरी फसल की भविष्य की शानदार पैदावार की नींव रखी जा रही है। क्या आपको लगता है कि बस एक कली को जमीन में दबा देना काफी है? आज मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर आपके लहसुन के लिए इतना महत्वपूर्ण महीना क्यों है और कौन से राज्य आपकी साधारण क्यारियों को लहसुन के एक असली खेत में बदल देंगे। लहसुन के लिए पतझड़ मौसम का अंत नहीं, बल्कि उसकी असली शुरुआत होती है। हम यहाँ उस लहसुन की बात कर रहे हैं जिसे सर्दियों से पहले बोया जाता है, यानी शीतकालीन लहसुन। इस तरीके से वसंत में लगाए गए लहसुन की तुलना में बहुत पहले बड़े रसीले कंद मिलते हैं। लेकिन ये सब सही करने के लिए सही तरीका जानना जरूरी है, क्योंकि पतझड़ में लहसुन की बुवाई अपने आप में एक पूरी कला है जिसमें कई राज और अनजाने नियम छिपे हैं। तो शानदार फसल की तैयारी कहां से शुरू करें? सबसे जरूरी चीज से, सही जगह के चुनाव से। आप इसे अपनी भविष्य की सफलता की नींव समझें। इस स्तर पर की गई गलती आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। लहसुन तो धूप का सच्चा प्रेमी है। इसे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा से ज्यादा धूप चाहिए। पौधा जितनी ज्यादा सूरज की ऊर्जा पाएगा, लहसुन का कंद उतना ही बड़ा और रसीला होगा। अगर आप इसे छांव में लगाएंगे तो ये बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन कंद छोटे ढीले होंगे और कलियां कमजोर पड़ जाएंगी। ऐसी फसल ना तो ठीक से स्टोर हो पाएगी और न ही उसमें पूरा स्वाद होगा। इसलिए अभी अपने प्लॉट पर टहलें। देखें कि सूरज सबसे ज्यादा देर तक कहाँ रहता है, खासकर दोपहर के बाद। आदर्श जगह एक खुला मैदान है, जहां न तो घर की छाया पड़े, न बाढ़ की और न ही ऊंचे पेड़ों की। याद रखें, पतझड़ में सूरज नीचे होता है और छायाएं लंबी हो जाती है। जुलाई में जो कोना धूप से नहाया रहता था, अक्टूबर में वह आधा अंधेरे में हो सकता है। और एक और जरूरी बात, जगह सिर्फ धूप वाली नहीं, सूखी भी होनी चाहिए। लहसुन को पानी का जमाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर क्यारी निचली जमीन में होगी, जहां बारिश का पानी बहकर जमा हो जाता है, तो कलियां सर्दियों में सड़ सकती है। अगर आपकी पूरी जमीन थोड़ी नम रहती है, तो हिम्मत न हारे। बस लहसुन के लिए एक ऊंची उठी हुई क्यारी बना दें। ये समस्या हल कर देगा। तो याद रखें, खेत में सबसे धूप वाला, जहां पानी न जमता हो, ऐसा कोना ढूंढें। ये आपके भविष्य के शानदार रिकॉर्ड के लिए एक मजबूत आधार होगा। आपने जगह का चुनाव कर लिया है, शानदार। लेकिन अब हमें इस क्यारी के इतिहास में झांकना होगा। गर्मियों में इस जगह पर क्या उगा था? ये केवल एक साधारण जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जिस पर आपके आने वाले लहसुन का स्वास्थ्य सीधे निर्भर करता है। बागवानी का सुनहरा नियम याद रखें, लहसुन को कभी भी उसके सबसे करीबी रिश्तेदारों, प्याज और निश्चित रूप से खुद लहसुन के बाद न लगाएं। क्यों? कल्पना कीजिए, उनके रोग और दुश्मन एक जैसे होते हैं। एक मौसम में मिट्टी में विशिष्ट रोगजनक और कीटों के लार्वा जमा हो जाते हैं, जिन्हें प्याज और लहसुन जैसी फसलें बहुत पसंद आती हैं। उसी जगह पर लहसुन लगाना उसे एक ऐसी घात में भेजने जैसा है, जहां बीमारियां और भूखे कीट पहले से उसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसी फसल का स्वस्थ और बड़ा होने की संभावना कम है। तो लहसुन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? कौन उसके लिए मिट्टी को सबसे अच्छी तरह से तैयार करेगा? ये है अन्य परिवारों की फसलें। सबसे अच्छे पूर्ववर्ती फसलें खीरा, तोरी, कद्दू और स्क्वैश मानी जाती हैं। इनके लिए आमतौर पर भरपूर मात्रा में जैविक खाद डाली जाती है और इनकी कटाई के बाद मिट्टी ढीली और पोषक तत्वों से भरी रहती है। इसके अलावा फलीदार फसलें भी बहुत अच्छी रहती हैं। मटर, सेम और लोबिया, वे छोटे जादूगरों की तरह मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करते हैं, जो लहसुन को बहुत पसंद है। जल्दी पकने वाली पत्ता गोभी और हरी खाद सिडरेटस भी बेहतरीन विकल्प हैं। इस प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं और यह सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं, बल्कि एक स्वस्थ बगीचे की नींव है। सही पूर्ववर्ती फसल यह सुनिश्चित करती है कि आपका लहसुन मजबूत, स्वस्थ और ऊर्जावान होगा
और उसे जीवित रहने के लिए संघर्ष में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी। हमने सही जगह चुन ली है, उसकी कहानी भी समझ ली है, और अब बारी है सबसे जरूरी काम की, हमारी जमीन की तैयारी की। आप यूं समझ लीजिए कि हम अपने लहसुन के लिए पूरी सर्दी के लिए एक आरामदायक घर बना रहे हैं। ये घर जितना आरामदायक होगा, हमारी पैदावार उतनी ही बेहतर होगी। लहसुन को हल्की, भुरभुरी और हवादार मिट्टी बहुत पसंद है। कल्पना कीजिए एक नरम रोएदार कंबल की। हमारी मिट्टी भी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी में उसकी नाजुक जड़ों को आसानी से सांस लेने को मिलती है। वे खुलकर फैल पाती हैं और लहसुन का कंद बिना किसी रुकावट के आकार और वजन दोनों में बढ़ता है। लेकिन लहसुन को भारी चिकनी मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी मिट्टी बारिश के बाद चिपचिपी कीचड़ बन जाती है और सूखे में पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में जड़ें दम घुटने लगती हैं, पानी जम जाता है और पौधा अपनी सारी ऊर्जा बढ़ने की बजाय सिर्फ जिंदा रहने में लगा देता है। अपनी जमीन की जांच कैसे करे? ये बहुत आसान है। गीली मिट्टी की एक मुट्ठी ले और मुट्ठी में कसकर दबाए। अगर ढेला आसानी से बिखर जाए तो आपकी जमीन बहुत अच्छी और लहसुन के लिए उपयुक्त है। लेकिन अगर हाथ में एक सख्त और ठोस ढेला बना रहे तो मिट्टी को सुधारने की जरूरत है। घबराए नहीं, ये मुश्किल नहीं है। भारी मिट्टी को हल्का और भुरभुरा बनाने के लिए हर एक वर्ग मीटर क्यारी में एक बाल्टी मोटी रेत और एक बाल्टी पीट या अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट मिलाए। इसके बाद इन सबको फावड़े की एक पूरी गहराई तक अच्छी तरह से मिलाते हुए खोदे। और एक बहुत जरूरी बात, यह काम लहसुन लगाने वाले दिन न करे, बल्कि कम से कम 2 से 3 हफ्ते पहले कर ले। इस दौरान मिट्टी अच्छे से बैठ जाएगी, नहीं तो लगाने के बाद लहसुन की कलियां जरूरत से ज्यादा गहरी जा सकती है। तो हमने मिट्टी को ढीला और हल्का बना लिया है। अब इसे पोषण देने का समय है। कल्पना कीजिए, आप लहसुन को लंबी सर्दियों की यात्रा पर भेज रहे हैं। उसे ठंड का सामना करने, अच्छी तरह से जड़ें जमाने और वसंत में तुरंत विकास शुरू करने के लिए पोषक तत्वों का अच्छा भंडार चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है, शरद ऋतु में सही तरीके से खाद डालें। कई बागवानों की सबसे बड़ी गलती है ताजी गोबर की खाद का उपयोग करना। लगता है कि यह सबसे अच्छी और प्राकृतिक खाद है, लेकिन सर्दियों में बोए जाने वाले लहसुन के लिए यह एक असली जहर है। ताजी गोबर की खाद से फंगल बीमारियां और सड़न बढ़ जाती है, कीट आकर्षित होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा तेजी से असर करने वाला नाइट्रोजन भी होता है। यह नाइट्रोजन शरद ऋतु में हरे पत्तों की वृद्धि को बढ़ावा देगा और हमें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लहसुन को जड़ें जमानी चाहिए, न कि अंकुरित होना चाहिए। अंकुरित लहसुन सर्दियों में ठंड से नष्ट हो जाएगा। तो फिर क्या इस्तेमाल करें? हमारा सबसे अच्छा दोस्त है अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो कम से कम 2 साल पुरानी हो। इसी में सभी पोषक तत्व आदर्श और आसानी से पौधों द्वारा अवशोषित होने वाले रूप में होते हैं। प्रति वर्ग मीटर खेत में लगभग 1 बाल्टी ऐसी खाद डालें। यदि सड़ी हुई खाद उपलब्ध न हो तो आप शरद ऋतु के लिए चिह्नित एक जटिल खनिज उर्वरक, कॉम्प्लेक्स मिनरल फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें फास्फोरस और पोटेशियम की प्रचुरता होती है, जो जड़ों के विकास और सर्दियों के दौरान पौधे की सहनशीलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसमें नाइट्रोजन कम से कम होता है। इसे निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए डालें। खेत में सही शरद ऋतु खाद डालना इस बात की गारंटी है कि वसंत में आपका लहसुन मजबूत, स्वस्थ और पूरी शक्ति के साथ विकास के लिए तैयार होकर जागेगा। हमारी क्यारी अब पूरी तरह से तैयार है, भुरभुरी, उपजाऊ, अपने नए पौधों का इंतजार कर रही है। अब समय है सबसे जरूरी काम पर ध्यान देने का, हमारी रोपण सामग्री चुनने का। यह बागवानी का एक बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण नियम लागू होता है, जो बोओगे वही काटोगे। एक छोटे बीमार लहसुन के कली से विशालकाय लहसुन उगाना असंभव है। इसलिए इस चरण को पूरी सावधानी और गंभीरता से लें। हम अपना वह लहसुन निकालते हैं जिसे हमने गर्मी से लेकर अब तक बड़ी सावधानी से संभाल कर रखा था, और अब
शुरू करते हैं इसका सख्त चुनाव। हमें केवल सर्वश्रेष्ठ लहसुन की गांठें चाहिए। तो उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सबसे पहले, वे सबसे बड़ी होनी चाहिए। आकार का बहुत महत्व है। जितनी बड़ी मात्र गांठ होगी, उसकी कलियों में आनुवंशिक क्षमता उतनी ही बेहतर होगी। दूसरे, वे बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। प्रत्येक गांठ को चारों ओर से ध्यान से देखें। उस पर कोई दाग धब्बे, दबे हुए निशान, फफूंद या सड़न के संकेत नहीं होने चाहिए। निचला हिस्सा सूखा और साफ होना चाहिए। कोई भी गांठ जो जरा सा भी संदेह पैदा करे, उसे बिना किसी हिचकिचाहट के हटा दें। उसे खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बुवाई के लिए बिल्कुल नहीं। झिझके नहीं। एक बीमार गांठ जो क्यारी में लगाई गई हो, दूसरों के लिए संक्रमण का स्रोत बन सकती है। याद रखें, हम एक तरह से प्रजाति सुधार की प्रक्रिया कर रहे हैं। साल दर साल बुवाई के लिए केवल सबसे अच्छा चुनकर हम धीरे धीरे अपने खुद के लहसुन की किस्मों की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। यह सरल तरीका आपको समय के साथ बिना किसी विशेष प्रयास के लगातार उच्च उपज प्राप्त करने में मदद करेगा। आप सचमुच अपनी खुद की, आपकी स्थानीय परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से अनुकूलित, उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री बना रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन लहसुन की गांठें चुन ली गई है। अब आगे क्या? अब आता है एक बहुत ही अहम और जिम्मेदारी वाला पड़ाव। लहसुन की गांठ को उसकी अलग अलग कलियों में तोड़ना। और यहीं पर एक ऐसी जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। गांठों को हमेशा बुवाई से ठीक पहले उसी दिन अलग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप इसे एक दिन पहले कर सकते हैं, लेकिन इसे 1 या 2 हफ्ते पहले बिल्कुल भी न करें। ऐसा करना इतना जरूरी क्यों है? जब तक कलियां पूरी गांठ में रहती है, वे अपनी बाहरी सख्त परतों से सुरक्षित रहती हैं। जैसे ही हम उन्हें अलग करते हैं, हम हर कली के निचले हिस्से को, वही जगह जहां से जड़ें निकलनी है, थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। यह छोटा सा घाव मिट्टी से होने वाले संक्रमणों के लिए खुला रास्ता बन जाता है। और हाँ, पूरी गांठ के बाहरी कवच, जैसे एक शर्ट के बिना, कली का निचला हिस्सा तेजी से सूखने लगता है। सूखा हुआ निचला हिस्सा जड़ों को ठीक से विकसित नहीं कर पाता, और ऐसी कली को जड़ पकड़ने में बहुत समय और मुश्किल होती है, या शायद वह जड़ पकड़ ही ना पाए। गांठ को सावधानी से अलग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कलियों की बाहरी परत को नुकसान ना पहुंचे। सबसे पहले ऊपर की सबसे मोटी और खुरदुरी परतों को हटाइए और फिर धीरे से, हल्के दबाव के साथ बाहरी कलियों से शुरू करते हुए उन्हें एक दूसरे से अलग करें। हर अलग की गई कली को एक बार फिर ध्यान से जांचें। वह ठोस, वजनदार, बिना किसी नुकसान, दाग या सड़ांत के निशानों वाली होनी चाहिए। सभी छोटी, आपस में जुड़ी हुई या खराब कलियों को तुरंत अलग कर दें। इन्हें हम अपनी रसोई में इस्तेमाल करेंगे। बुवाई के लिए केवल सबसे अच्छी, बेदाग कलियों का ही चुनाव करें। हमने लहसुन के कंधों को खोला और हमें ढेर सारी शानदार कलियां मिली। लेकिन अगर आप गौर से देखें, तो ये सभी अलग अलग आकार की है। कुछ बाहरी परत वाली बड़ी बड़ी मजबूत कलियां हैं, और कुछ बीच वाली मध्यम आकार की। और यहीं छिपा है बागवानी के जानकारों का एक बड़ा राज, कलियों का कैलिब्रेशन, यानी आकार के हिसाब से उनकी छंटाई। बहुत से माली बस सभी कलियों को एक साथ मिला देते हैं और ऐसे ही बो देते हैं। आखिरकार इसका नतीजा क्या होता है? बड़ी कलियां मजबूत अंकुर देती है, तेजी से बढ़ती है और अपनी छोटी पड़ोसी कलियों को दबाने लगती है। उनसे धूप और पोषक तत्व छीन लेती है। नतीजतन फसल असमान हो जाती है। कहीं आपको बड़े बड़े कंद मिलेंगे, तो कहीं उनके बगल में बिल्कुल छोटे छोटे। इससे बचने के लिए आपको छुंटाई पर सिर्फ 5 मिनट खर्च करने होंगे। सभी तैयार कलियों को 3 ढेरों में बांट लें, बड़ी, मध्यम और छोटी। ये साधारण सा काम आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। हम प्रत्येक श्रेणी की कलियों को अलग अलग क्यारियों या पंक्तियों में बोएंगे। यह तरीका सुनिश्चित करता है कि एक ही पंक्ति में लगे सभी पौधे समान परिस्थितियों में, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के विकसित होंगे। अंकुर एक साथ और एक समान निकलेंगे। ऐसी क्यारी की देखभाल करना भी बहुत आसान हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी फसल एक समान होगी।
बड़ी कलियों से सबसे बड़े और प्रदर्शनी योग्य कंद उगेंगे। मध्यम आकार की कलियों से भी बढ़िया मानक लहसुन मिलेगा और छोटी कलियों से छोटे कंद मिलेंगे जो अचार या अन्य चीजें बनाने के लिए एकदम सही रहेंगे। कैलिब्रेशन ही एक अनुमानित और उच्च गुणवत्ता वाली फसल पाने का आपका रास्ता है। हमने अपनी लहसुन की कलियों को छांटकर अलग अलग ढेर बना लिए हैं। अब हमारे सामने सबसे छोटी कलियों का एक ढेर बचा है। पहली सोच जो मन में आती है वह है इन्हें सूप में डाल देना या यूं ही फेंक देना। लेकिन रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ये छोटी कलियां दरअसल बहुत कीमती रोपण सामग्री है। बस इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इन्हें बड़ी कलियों के साथ मुख्य क्यारी में लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनसे बड़े लहसुन नहीं बनेंगे, ये बस बड़े पड़ोसियों के बीच खो जाएंगी। लेकिन इनका एक और बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। इन्हीं छोटी कलियों से अगले साल एकल कली लहसुन यानी एक कली वाला लहसुन उगेगा। ये छोटे गोल लहसुन होते हैं जिनमें केवल एक ही कली होती है, प्याज की तरह। तो सुनिए, ये एकल कली लहसुन सबसे बेहतरीन, सबसे स्वस्थ और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री है जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। अगले साल पतझड़ में ऐसा एक एकल कली लहसुन लगाने पर आपको निश्चित रूप से उससे एक बहुत बड़ा कई कलियों वाला लहसुन का सिर मिलेगा। यह आपकी रोपण सामग्री को नया और स्वस्थ बनाने की एक प्रक्रिया है। तो अभी इन छोटी कलियों का क्या करें? इनके लिए क्यारी के किनारे कहीं एक छोटी सी अलग पंक्ति बना लें। इन्हें मुख्य लहसुन की तुलना में काफी पास पास लगाया जा सकता है, लगभग 5-7 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगले साल गर्मियों में आपको एकदम सही एकल कली लहसुन की फसल मिलेगी। इस तरह आप न केवल अपनी फसल का एक हिस्सा फेंकने से बचते हैं, बल्कि भविष्य में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार के लिए भी आधार तैयार करते हैं। हमारी लहसुन की कलियां चुन ली गई हैं, उन्हें सही आकार में छांट लिया गया है और वे अब बोने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब बचा है एक आखिरी पर बहुत ही जरूरी काम, बुवाई से पहले कलियों को तैयार करना। कुछ बागवानी करने वाले इस चरण को छोड़ देते हैं, किस्मत के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा करना बच्चे को बिना टीकाकरण के पतझड़ में स्कूल भेजने जैसा है। किया तो जा सकता है, पर इसमें बहुत जोखिम है। मिट्टी कोई कीटाणु रहित जगह नहीं होती। इसमें अनगिनत सूक्ष्म जीव रहते हैं और उनमें से सभी हमारे दोस्त नहीं होते। फंगस के बीजाणु और बैक्टीरिया, ये सभी बस एक कमजोर कली पर हमला करने का इंतजार करते रहते हैं। हमारे इस उपचार का, जिसे बीजोपचार भी कहा जाता है, मुख्य उद्देश्य कली की सतह पर एक सुरक्षात्मक कवच बनाना है। यह कवच उसे उसके जीवन के पहले सबसे नाजुक चरण में बीमारियों से बचाएगा। यह कैसे करें? इसके कई आजमाए हुए तरीके हैं। सबसे आसान और आसानी से मिलने वाला तरीका है पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा के घोल का इस्तेमाल। एक गाढ़ा गहरे गुलाबी रंग का घोल तैयार करें और उसमें कलियों को 20-30 मिनट के लिए भिगो दें। यह एक पुराना पारंपरिक तरीका है, पर आज भी उतना ही कारगर है। एक अधिक आधुनिक और विश्वसनीय विकल्प है विशेष फंगस नाशकों का उपयोग करना, जैसे कि बैसिलस सबटिलिस, जो अक्सर सेंस्टिक के नाम से जाना जाता है, या ट्राइकोडर्मा पर आधारित उत्पाद। ये ऐसे लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं जो न सिर्फ कलियों को कीटाणु रहित करते हैं, बल्कि उनकी सतह पर अपनी परत बना लेते हैं, जिससे वे आगे भी रोगाणुओं से सुरक्षित रहती हैं। आप रासायनिक फंगस नाशकों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैक्सिम। किसी भी तरीके का चुनाव करें, कलियों को घोल में जो निर्देशों के अनुसार बनाया गया हो, बताए गए समय के लिए भिगो दें। भिगोने के बाद उन्हें तुरंत बो देना चाहिए, न धोएं और न ही सुखाएं। यह आसान सी प्रक्रिया आपका आधे घंटे से ज्यादा नहीं लेगी, लेकिन इसके बदले में आप चैन की नींद सो पाएंगे, ये जानकर कि आपकी आने वाली फसल पूरी तरह सुरक्षित है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और अब हम सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं, लहसुन लगाने का सही समय तय करना। ये शायद सबसे मुश्किल और बहस वाला सवाल है। अगर आप कोई सटीक तारीख बताएंगे तो गलती होना तय है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और हर जगह का मौसम अलग है। जो दक्षिण के क्षेत्रों के लिए एकदम सही है,
वह साइबेरिया या यूराल के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए हमें कैलेंडर पर नहीं, बल्कि मौसम और मौसम विज्ञानियों के पूर्वानुमानों पर ध्यान देना चाहिए। एक सुनहरा नियम है, सर्दियों वाले लहसुन को स्थायी पाला पड़ने से 3-4 हफ्ते पहले लगाना चाहिए, जब मिट्टी कुछ सेंटीमीटर तक जमने लगे। इस दौरान क्या होना चाहिए? लहसुन की कली को सबसे जरूरी काम, जड़ पकड़ना, पूरा कर लेना चाहिए। उसे मजबूत जड़ों का एक गुच्छा निकालना चाहिए जो जमीन में कसकर चिपक जाए। यही जड़ें सर्दियों में उसे पोषण देंगी और वसंत में एक मजबूत शुरुआत सुनिश्चित करेंगी। और एक चीज जो उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वह है अंकुरित होना। अगर जमीन से हरे अंकुर निकल आए, तो वे लगभग निश्चित रूप से पाले से मर जाएंगे और पौधा वसंत में अपनी कीमती समय और ऊर्जा उन्हें ठीक करने में लगाएगा, जिससे लहसुन के सिर का आकार छोटा हो जाएगा। इस आदर्श क्षण को कैसे पकड़ा जाए? थर्मामीटर पर नजर रखें। जैसे ही 5-7 सेंटीमीटर की गहराई पर मिट्टी का तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाए और आपको पूर्वानुमान में दिखे कि आगे धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी, बिना अचानक गर्मी के वापस आने के, तब शुरू करने का समय आ गया है। मध्य क्षेत्रों के लिए यह आमतौर पर सितंबर के अंत से अक्टूबर के मध्य तक का समय होता है। लेकिन फिर वही बात, हर साल एक जैसा नहीं होता। आपके मुख्य सलाहकार प्रकृति और सामान्य ज्ञान है। हमने बुवाई का सही समय तय कर लिया है, फावड़ा हाथ में है और अब गड्ढे खोदने का समय है। यहीं पर कई माली, खासकर शुरुआती, एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे लहसुन को बहुत कम गहराई पर बो देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वसंत में अंकुर को जमीन से बाहर आने में आसानी होगी, लेकिन असल में बात बिल्कुल उलटी है। बहुत कम गहराई पर बोना लगभग 100% इस बात की गारंटी है कि लहसुन पाले से नष्ट हो जाएगा। सर्दियों में मिट्टी की ऊपरी परत सबसे ज्यादा जम जाती है। यदि लहसुन की कली का निचला हिस्सा सतह के करीब है, तो पाला उसे आसानी से मार देगा। तो आखिर कितनी गहराई में लहसुन को बोना चाहिए? एक सरल और बहुत ही कारगर नियम है, जिसे याद रखना बेहद आसान है। रोपण की गहराई कली की अपनी ऊंचाई के 3 गुना होनी चाहिए, यानी कली के निचले सिरे से लेकर ऊपरी सिरे तक की ऊंचाई का 3 गुना। एक लहसुन की कली अपने हाथ में ले। मान लीजिए उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसे इतनी गहराई पर बोना चाहिए कि उसकी ऊपरी सिरे के ऊपर 4 सेंटीमीटर मिट्टी और हो। इस स्थिति में गड्ढे की कुल गहराई 6 सेंटीमीटर होगी। यदि कली बड़ी है, जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो रोपण की गहराई 9 सेंटीमीटर होगी। यह एक सार्वभौमिक तरीका है जो किसी भी आकार की लहसुन की कली के लिए कारगर है। एक ही गहराई के गड्ढे बनाना बहुत आसान है। फावड़े का डंडा या कोई साधारण डंडी ले और उस पर आवश्यक गहराई का निशान लगा ले। इस तरह आपकी सभी लहसुन की कलियां सही और सुरक्षित गहराई पर होंगी, जहां उन्हें सर्दियों के पाले से कोई खतरा नहीं होगा। याद रखें, बहुत उथला बोने की बजाय थोड़ा ज्यादा गहरा बोना हमेशा बेहतर होता है। यही सफल शीतकालीन सुरक्षा की कुंजी है। आदर्श गहराई तो हमने तय कर ली है, लेकिन अगर लहसुन बहुत गहरा बोया जाए तो क्या होगा? यह दूसरी अति है जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ बागवान पाले के डर से लहसुन को 15-20 सेंटीमीटर की गहराई पर बो देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लहसुन ज्यादा सुरक्षित रहेगा, लेकिन इस तरीके के अपने नुकसान हैं। पहला नुकसान यह है कि वसंत में ऐसे लहसुन के दाने को अंकुरित होकर ऊपर सूरज की रोशनी तक पहुंचने में बहुत ज्यादा ताकत और समय लगता है। वह अपनी अधिकांश पोषण शक्ति से बनाने में नहीं, बल्कि सतह तक पहुंचने की इस लंबी यात्रा में ही खत्म कर देता है। नतीजतन ऐसे पौधे उन पौधों की तुलना में कम बढ़ते हैं जिन्हें सही गहराई पर बोया गया था। दूसरा, वसंत में मिट्टी की निचली परतें बहुत धीरे धीरे गर्म होती है। जबकि 5-7 सेंटीमीटर की गहराई वाली मिट्टी गर्म होकर अंकुरण के लिए तैयार होती है, वहीं 15 सेंटीमीटर की गहराई पर यह अभी भी ठंडी और नम बनी रह सकती है। ऐसे में लहसुन का दाना अंकुरित होने से पहले ही सड़ सकता है, और अगर वह उग भी जाए तो उसकी कंद का आकार बिगड़ा हुआ और लंबा हो सकता है। वह ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा,
जिससे उसका बाहरी रूप प्रभावित होगा। इसलिए हर काम की तरह यहां भी संतुलन बहुत जरूरी है। लहसुन के दाने की तिगुनी गहराई का नियम ही वह सुनहरा माध्यम है जो पाले से बचाव भी करता है और वसंत में जल्दी और अच्छी शुरुआत भी देता है। हमें कुछ नया आविष्कार करने की जरूरत नहीं है, बस इस वर्षों से औजमाए हुए तरीके पर भरोसा करें। सही गहराई की क्यारियां तो तैयार है। अब बात करते हैं कि इन क्यारियों में लहसुन की कलियों को सही तरीके से कैसे लगाना है। कलियों के बीच की दूरी भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो भविष्य में लहसुन की गांठों के आकार पर सीधा असर डालती है। अगर कलियों को बहुत पास पास लगाया जाए तो यह सीधा छोटा और कमजोर फसल का कारण बनेगा। पौधों को पर्याप्त जगह, धूप और पोषण नहीं मिल पाएगा। वे एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, उनकी पत्तियां पड़ोसियों को छांव देंगी और जड़ें नमी व पोषक तत्वों के लिए आपस में उलझ जाएंगी। ऐसी तंगी वाली परिस्थितियों में बड़ी गांठ उगाना असंभव है। वहीं अगर बहुत दूर दूर लगाया जाए तो यह भी ठीक नहीं है। इससे क्यारी में कीमती जगह बेकार जाएगी। तो फिर सबसे सही तरीका क्या है? अनुभवी माली सलाह देते हैं कि पंक्ति में बड़ी और मध्यम आकार की कलियों के बीच लगभग 10-15 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। आप अपनी हथेली की चौड़ाई को एक अंदाजा मान सकते हैं। ये जगह हर पौधे को एक अच्छी जड़ प्रणाली और पत्तियों का एक बड़ा घेरा बनाने के लिए पर्याप्त होगी, बिना अपने पड़ोसियों को परेशान किए। लेकिन पंक्तियों के बीच की दूरी, यानी दो पंक्तियों के बीच की जगह थोड़ी ज्यादा रखनी चाहिए, लगभग 20-25 सेंटीमीटर। यह पौधों से ज्यादा आपकी सुविधा के लिए है। चौड़ी पंक्तियों के बीच की जगह आपको वसंत और गर्मियों में बिना किसी परेशानी के मिट्टी को ढीला करने, खरपतवार हटाने और खाद डालने में मदद करेगी, जिससे लहसुन की नाजुक पत्तियों को नुकसान पहुंचने का खतरा नहीं होगा। सही रोपण योजना इस बात की गारंटी है कि आपके पौधे आराम से बढ़ेंगे और अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर पाएंगे। हमने दूरी तय कर ली है और अब असली काम शुरू होता है, लहसुन की फांक को गड्ढे में डालना। सुनने में ये आसान लगता है ना? लेकिन यहीं पर कई लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो लहसुन के पौधे को भले ही न मारे, पर उसे अपनी पूरी क्षमता से बढ़ने से जरूर रोक देती है। फांक को हमेशा बिल्कुल सीधा लगाना चाहिए। उसका जड़ वाला हिस्सा नीचे की ओर होना चाहिए। जड़ वाला हिस्सा वह समतल, थोड़ा खुरदुरा भाग होता है जहां से जड़ें निकलेंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे उभार भी दिख सकते हैं। यही भावी जड़ों के शुरुआती निशान होते हैं। और नुकीला सिरा ऊपर की ओर होना चाहिए, वहीं से हरी पत्ती निकलेगी। क्या होगा अगर हम फांक को तिरछी या इससे भी बुरा उलटी लगा दें? लहसुन एक बहुत ही जुझारू पौधा है, वह फिर भी उग जाएगा। अंकुर प्रकृति के नियम का पालन करते हुए मिट्टी में मुड़कर एक चाप बनाएगा और सूरज तक अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। लेकिन इस टेढ़े काम पर वह अपनी बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर देगा। वही ऊर्जा जिसका उपयोग एक बड़ी और सुंदर लहसुन की गांठ बनाने में होना चाहिए था। नतीजतन ऐसे लहसुन की गांठ टेढ़ी मेढ़ी, खराब आकार की और यकीनन जितनी बड़ी हो सकती थी उससे बहुत छोटी ही रहेगी। इसलिए जल्दबाजी न करे। हर फांक को नरमी से उठाए और ध्यान से उसे गड्ढे में जड़ वाला हिस्सा नीचे की ओर करके रखे। उसे जबरदस्ती मिट्टी में न दबाए, खासकर अगर मिट्टी सख्त हो। इससे जड़ वाले हिस्से और भावी जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। बस उसे रखे और हल्का सा मिट्टी से ढक दे ताकि वह सही जगह पर टिक जाए। ये छोटी सी बारीकी आपकी फसल की भविष्य की सुंदरता और भरपूर पैदावार में आपका अहम योगदान है। लहसुन की कलियां सावधानी से अपनी अपनी जगह पर है और क्यारी लगभग तैयार है। ऐसे में एक वाजिब सवाल उठता है, क्या इन्हें पानी देना चाहिए? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और यह आपकी मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करता है। यहां आपको स्थिति के अनुसार काम करना होगा। अगर सितंबर का महीना सूखा रहा है, आपने क्यारी को लंबे समय तक तैयार किया है और मिट्टी सूखकर धूल बन गई है, तो पानी देना नितांत आवश्यक है। सूखी मिट्टी में लहसुन की कली जल्दी जड़ें नहीं जमा पाएगी।
जड़ें जमने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और हो सकता है कि वह सर्दियों के लिए तैयार न हो पाए। इस स्थिति में जब आप गड्ढों को मिट्टी से ढक दें, तो एक फुहार वाले पानी के डिब्बे वाटरिंग कैन से क्यारी में धीरे-धीरे पानी दें। पानी सिर्फ हल्का देना है, ज्यादा पानी डालकर दलदल न बनाइए। हमारा उद्देश्य बस मिट्टी को कलियों की गहराई तक नम करना है, ताकि उन्हें बढ़ने के लिए एक आरामदायक शुरुआती माहौल मिल सके। लेकिन स्थिति बिल्कुल अलग होगी अगर पतझड़ का मौसम बरसाती हो और आपके खेत की मिट्टी नम और भारी हो। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त पानी देना फायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह होगा। अधिक नमी और ठंडे पतझड़ के मौसम का मेल हर तरह की सड़ांध और फफूंद के पनपने के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाता है। लहसुन की कली जड़ें जमाए बिना ही मिट्टी में सड़ सकती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि मिट्टी पहले से ही पर्याप्त नम है, तो पानी देने से पूरी तरह बचना बेहतर है। लहसुन के लिए मिट्टी में मौजूद नमी ही काफी होगी। याद रखें, पतझड़ में कम पानी देना ज्यादा पानी देने से बेहतर है। लहसुन लगा दिया गया है, जरूरत पड़ने पर पानी भी दे दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे अब वसंत तक आराम किया जा सकता है। लेकिन नहीं, अभी एक और बहुत जरूरी कदम बाकी है, जो हमारे लहसुन के लिए गर्म कंबल का काम करेगा, और वह है मल्चिंग, पलवार। पलवार जैविक सामग्री की एक परत होती है, जिससे हम क्यारी की ऊपरी सतह को ढकते हैं। यह क्यों जरूरी है? सबसे पहले, यह पाले से बचाव का मुख्य जरिया है। पलवार की परत एक हवा का तकिया बनाती है, जो तापमान के अचानक बदलावों को कम करती है और तेज, बिना बर्फ वाले पाले के दौरान मिट्टी को बहुत गहराई तक जमने नहीं देती। इस तरह की परत के नीचे हमारा लहसुन किसी आरामदायक बिल में रहने जैसा सर्दी बिताएगा। दूसरे, पलवार क्यारी को मिट्टी की सख्त पपड़ी बनने से बचाती है। इसके नीचे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी और हवादार बनी रहती है। तीसरे, वसंत ऋतु में पलवार शुरुआती खरपतवारों के उगने को दबा देगी, जिससे आपकी देखभाल का काम काफी आसान हो जाएगा। पलवार के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ढेरों विकल्प हैं। पीट, अच्छी तरह सड़ी हुई खाद या ह्यूमस बहुत अच्छे विकल्प हैं। इन्हें 5-7 सेंटीमीटर मोटी परत में फैलाया जा सकता है। सूखी गिरी हुई पत्तियां, केवल उन फलदार पेड़ों की नहीं जो बीमार रहे हों। पुआल, कटी हुई और सुखाई हुई घास या यहाँ तक कि चीड़ की पत्तियां भी बेहतरीन पलवार का काम करती हैं। ऐसी जैविक सामग्री की परत थोड़ी मोटी होनी चाहिए, लगभग 10-15 सेंटीमीटर, क्योंकि समय के साथ यह दब जाएगी। पलवार कब करें? इसे रोपण के तुरंत बाद करने की जल्दी न करें। मिट्टी को थोड़ा ठंडा होने दें। क्यारी को ढकने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब पहली लगातार रात की ठंड पड़नी शुरू हो जाए। ये इस बात का संकेत है कि सर्दियां नजदीक है और यह हमारे पौधों को लपेटने का समय है। आइए एक कदम पीछे हटकर लहसुन की कलियों को तैयार करने के तरीके पर बात करते हैं। बागवानी के मंचों पर एक बहुत ही आम सलाह घूमती रहती है। वह सलाह यह है कि बोने से पहले कली के निचले हिस्से पर जो पुराने सूखे हुए जड़ होते हैं, उन्हें जरूर साफ कर देना चाहिए या पूरी तरह से काट देना चाहिए। इसके पीछे का तर्क यह दिया जाता है कि पुराने जड़ तो वैसे भी मर चुके हैं, वे बस नए जड़ों को उगने में रुकावट बनेंगे। यह सुनने में भले ही सही लगे, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सूखे हुए जड़ भले ही जीवित न हो, लेकिन एक बहुत ही जरूरी काम करते हैं। ये एक तरह के लंगर का काम करते हैं। जब आप कली को भुरभुरी मिट्टी में डालते हैं, तो यही जड़ उसे मिट्टी में अच्छी पकड़ बनाने और सीधा खड़ा रहने में मदद करते हैं। अगर निचला हिस्सा बिल्कुल चिकना यानी शेव्ड होगा, तो मिट्टी डालने पर कली आसानी से एक तरफ गिर सकती है या टेढ़ी हो सकती है। जैसा कि हमने पहले बताया, इससे अंकुर मुड़ जाएगा और भविष्य में बनने वाली लहसुन की गांठ भी खराब या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। इसके अलावा कली के निचले हिस्से में कोई भी छेड़छाड़ करने से छोटे छोटे घाव हो सकते हैं, जिनसे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। प्रकृति ने हर चीज सोच समझकर बनाई है। नए जीवित जड़ पुराने निचले हिस्से को भेद कर बिना किसी परेशानी के बाहर निकल आते हैं। उन्हें इससे कोई रुकावट नहीं होती, इसलिए कली के निचले भाग को वैसे ही रहने दें।
आपको बस इतना करना है कि कली को मुख्य लहसुन की गांठ से सावधानी से अलग कर लें। इस हिस्से में और कोई छेड़छाड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने लिए बेकार का काम न बढ़ाएं और अपने रोपण सामग्री को अनावश्यक जोखिम में न डालें। तो चलिए, आज एक बहुत ही प्रचलित और नुकसानदेह मिथक को दूर करते हैं, जो आपकी पूरी लहसुन की फसल को बर्बाद कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास अपना ही लहसुन बोने के लिए पर्याप्त नहीं होता, या फिर आप पहली बार लहसुन बोने जा रहे हैं। ऐसे में मन में एक लालच आता है कि पास के सुपरमार्केट में जाइए और वहां से कुछ सुंदर बड़ी बड़ी आयातित या बस दिखने में अच्छी लहसुन की गांठें खरीद लें। लगता है कि यह एक बेहतरीन विचार है, क्योंकि वह इतना बड़ा, एक जैसा और सफेद होता है। लेकिन यह एक जाल है। ऐसे लहसुन से कुछ भी ठीक से उगने या फलदायी होने की संभावना बेहद कम होती है। क्यों? बात यह है कि लगभग सारा लहसुन जो बड़े स्टोरों में बिकता है, खासकर अगर वह दूर से लाया गया हो, एक खास प्रक्रिया से गुजरता है। उसे ग्रोथ इनहिबिटर्स, विकास अवरोधक से उपचारित किया जाता है। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कलियों के अंकुरित होने की क्षमता को दबा देते हैं या पूरी तरह से रोक देते हैं। यह इसलिए किया जाता है ताकि यह गोदामों और दुकानों की अलमारियों पर लंबे समय तक अपनी ताजगी और आकर्षक दिखावट खोए बिना रखा जा सके। ऐसा लहसुन महीनों तक पड़ा रह सकता है और जड़ें निकालने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इसे मिट्टी में बोकर आप शायद अपने पैसे मिट्टी में ही दबा देंगे। यह या तो बिल्कुल अंकुरित नहीं होगा या बहुत कमजोर, पतली कॉम्पलें देगा, जिनसे सामान्य गांठ नहीं बन पाएगी। इसलिए याद रखें, बोने के लिए केवल अपना परखा हुआ लहसुन इस्तेमाल करें, जो आपके खेत या बगीचे में उगाया गया हो। या फिर बीज के लिए लहसुन भरोसेमंद बागवानों से, स्थानीय छोटे किसानों से बाजार में या विशेष बागवानी केंद्रों से खरीदे, जहां खास तौर पर बोने वाली किस्में बेची जाती है। न कि सिर्फ खाने वाला लहसुन। जीवन अप्रत्याशित है और हमेशा सब कुछ समय पर कर पाना संभव नहीं होता। काम में देर हो गई, यात्रा पर थे, मौसम खराब हो गया और अब आप समझते हैं कि बुवाई का सबसे अच्छा समय निकल चुका है। बाहर नवंबर का महीना है और कभी भी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, जबकि आपका लहसुन अभी भी टोकरी में पड़ा है। क्या करें? हार मानकर वसंत का इंतजार करें? बिल्कुल नहीं। स्थिति को अभी भी संभाला जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा अलग तरीके से काम करना होगा। यदि आप देर हो चुके हैं, लेकिन जमीन अभी पूरी तरह से नहीं जमी है, तो आप अभी भी लहसुन लगा सकते हैं। लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, आपको सामान्य से अधिक गहराई में रोपण करना होगा। 3 ऊंचाइयों के नियम को भूल जाएं। अब आपका काम है लहसुन की कलियों को मिट्टी की ऊपरी, जमने वाली परत से दूर गहराई में बोना। बेझिझक 10, यहां तक कि 15 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे बनाए। इतनी गहरी बुवाई जड़ों के जमने के लिए पर्याप्त समय न मिल पाने की कमी को पूरा करेगी और एक अतिरिक्त गर्म परत बनाएगी। हाँ, वसंत में ऐसे लहसुन को ऊपर आने में थोड़ी अधिक कठिनाई होगी, लेकिन यह इससे बेहतर है कि वह ठंड से जमकर मर जाए। दूसरे, इस तरह की देरी से की गई बुवाई के बाद मल्च की परत को बढ़ाना अनिवार्य है। यदि सामान्य परिस्थितियों में 5-10 सेंटीमीटर पर्याप्त होता है, तो इस मामले में बिल्कुल भी कंजूसी न करें। क्यारी को सूखी पत्तियों, पुआल या पीठ की 20 या 30 सेंटीमीटर मोटी परत से ढक दें। ऐसा कंबल जमीन को जल्दी जमने नहीं देगा और आपके देरी से लगाए गए लहसुन को तेज ठंड आने से पहले जड़ पकड़ने का कुछ मौका देगा। बेशक यह एक आपातकालीन उपाय है और फसल उतनी शानदार नहीं हो सकती है, लेकिन ये स्थिति को बचाने का एक कारगर तरीका है। तो आइए अब बात करते हैं उस चीज की जो वाकई गेम चेंजर साबित हो सकती है। सर्दी के लिए लहसुन बोने में दो ऐसे बड़े राज छुपे हैं जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। पहला, अपनी सबसे अच्छी उपज को खाने के लिए इस्तेमाल न करना। सबसे बड़े, सबसे खूबसूरत कंधों को खाने के बजाय अगली फसल के लिए बचाकर रखें। यह भले ही अटपटा लगे, लेकिन यही तरीका है जिससे आपकी लहसुन की किस्म हर साल बेहतर होती जाती है। आप एक तरह से अपनी फसल का प्राकृतिक चयन कर रहे हैं,
सिर्फ सबसे मजबूत और बेहतरीन किस्म को ही आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा अहम पहलू यह समझना है कि आप सिर्फ लहसुन की कली को जमीन में नहीं गाड़ रहे, बल्कि उसे सर्दियों की लंबी नींद के लिए तैयार कर रहे हैं। सितंबर में आपकी सारी मेहनत इसी शीतकालीन आराम के लिए सही माहौल बनाने पर केंद्रित होती है। सही गहराई, सुरक्षात्मक मल्चिंग और स्वस्थ मिट्टी, ये सिर्फ खेती की सामान्य बातें नहीं हैं। ये उस छोटे पौधे के लिए आपका गर्मी देने वाला कंबल और पोषक तत्वों का भंडार है, जिसे ठंड से बचकर वसंत की पहली धूप के साथ तेजी से पनपना है। जो लोग इन बातों को समझ जाते हैं, वे छोटी मोटी गलतियां करना बंद कर देते हैं और इतनी जबरदस्त फसल पाते हैं कि पड़ोसी भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। तो बात साफ है, आपके लहसुन की अगली फसल कितनी कामयाब होगी, ये वसंत में नहीं, बल्कि अभी सितंबर में तय हो जाता है। सही जगह का चुनाव, मिट्टी और बीज, लहसुन की अच्छी तैयारी, सही गहराई और सही समय पर बोवाई, यही सफलता की असली कुंजी है। ये सुनने में भले ही आसान लगे, पर इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले नए वीडियोस मिस न करें। और अब एक सवाल आपके लिए, लहसुन उगाने के आपके क्या खास सीक्रेट्स हैं? या फिर इसे सर्दियों के लिए बोते समय आपको किसी अनोखी समस्या का सामना करना पड़ा है? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आइए मिलकर चर्चा करते हैं।